नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 12वीं कक्षा का इतिहास का पेपर जो आज 1 अप्रैल 2024 को था। काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था और हमने जो पहले वीडियोस बनाई थी सैम्पल पेपर्स की, मोस्टली पेपर उसी में से था। तो आइए चेक करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही गए होंगे और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है पिरामिड। दूसरा क्वेश्चन है कुरु महाजनपद की राजधानी, इसका सही आंसर है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। चौथा है भगवान बुद्ध ने सच्चा ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है बोध गया, बिहार में। पांचवा है कबीर जी के गुरु का नाम? संत रामानंद। छठा क्वेश्चन है बेटा प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किसने किया? तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग दल ने, मुस्लिम लीग ने, अथवा आप लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में ना होता तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर है हरिजन नामक अखबार किसने निकाला? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था। इसका सही आंसर है पूर्ण वयस्क मताधिकार, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलता था कि जहां पर पहली बार जब देश आज़ाद हुआ और पहली बार संविधान बनाया गया तो उसमें तुरंत पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है कुब्बड़ वाला बैल। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 11, रिहला एंड द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक? रिहला के हैं इब्न बतूता, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के हैं फ्रांसवा बर्नियर। फिर है विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है कदुरई चेट्टी। 13वें के हैं गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, पुरुषोक्त में डैश वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है 4। पंच अनुव्रत का संबंध डैश धर्म से है? जैन। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन डैश ने किया? गुरु अर्जुन देव जी ने। विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों को डैश कहा जाता था? कदुरई चेट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है लखनऊ में विद्रोह के समय लोगों ने डैश को अपना नेता घोषित किया? इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। इसके अलावा आप बिरजिस कदर लिख सकते हैं, वाजिद अली शाह लिख सकते हैं, तीनों ही सही हैं, लेकिन जो सबसे नंबर 1 पे लिखा जाना चाहिए वो बेगम हजरत महल ही लिखा जाना चाहिए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है। अगर ये दोनों सही होते हैं तो ए, अगर दोनों सही हैं परंतु आपस में नहीं जुड़ते हैं तो बी, अगर पहला सही है और दूसरा सही नहीं है तो सी, अगर पहला जो है वो सही है, जो पहला है वो सही नहीं है और दूसरा सही है तो डी। देखिए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी, बिल्कुल सही। समुद्रगुप्त के नेपोलियन के साथ अच्छे संबंध थे, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि दोनों का समय में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर था। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी आएगा कि अभिकथन ए तो सही है परंतु इसका कारण आर वाला पॉइंट सही नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया? बिल्कुल सही। शाहमल ने कानपुर में क्रांति के लिए काश्तकारों को संगठित किया? ये पॉइंट गलत है, क्योंकि शाहमल ने कानपुर में नहीं 84 गाँव में क्रांति के लिए काश्तकारों को संगठित किया था। या हम कह सकते हैं कि नाना साहेब ने कानपुर में क्रांति के लिए काव्य गुल बजाया था। तो इसीलिए इसका भी जो आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है
लाल बाल पाल, इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष के लिए अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है। बिल्कुल सही। इन तीनों के निवास स्थान एक दूसरे से बहुत दूर थे, ये भी बिल्कुल सही है। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी क्योंकि लगा के लिखा हुआ है, इसीलिए अखिल भारतीय हो गया ना, क्योंकि ये तीनों बहुत दूर रहते थे और देश को जोड़कर काम कर रहे थे। तो इसीलिए इसका सही आंसर, क्योंकि दोनों सही हैं, तो ए और बी में से है। फिर अगर अगली लाइन को हम समझते हैं तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा इसके अंदर कि अशोक के अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, अशोक के द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों की जानकारी मिलती है, उस समय की लिपियों की भाषा की जानकारी मिलती है, और अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करें। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके गुरु थे, और उनके द्वारा जो है एक बहुत ही महान ग्रंथ अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो कि मौर्य काल की राजनीति पर बहुत ही बहुमूल्य प्रकाश डालता है। उसके बाद है मनुस्मृति में चंडालों के क्या कार्य कर्तव्य बताए गए हैं कि वह फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मृतकों का जिनका कोई सगा संबंधी नहीं था उनका दाह संस्कार करते थे, ये मृतकों के आभूषण पहनते थे, गांव से बाहर रहते थे। 24वां क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी काल था। इसी काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, इसी काल में महाजनपदों का उत्थान हुआ, और इसी काल में जो है खेती के लिए, कृषि के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग हुआ। उसके बाद है नायक और अमरनायक कौन थे? नायक जो थे वो सेनापति थे, और जो अमरनायक थे वो विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर थे। दोनों के आप कार्य लिखिए। फिर है चरखे को ही राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि चरखा जो था प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ता था, ये जो है एक सुलभ उद्योग का माध्यम था, और इसमें धन का विकेंद्रीकरण होता था। कैसे? चरखा चलाने वाला जो सूत काटता था, फिर उस सूत काटते हुए सूत को जो बुनता था, फिर उससे जो कपड़ा बनाता था, फिर जो उसे रंगता था, इस प्रकार से धन जो है गरीबों में बट जाता था। यानी कि ये श्रम विभाजन का भी एक बहुत बड़ा तरीका था। इसका प्रयोग किसानों के द्वारा और कारीगरों के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता था। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि चरखा जो एक सुलभ ग्राम का साधन भी हो सकता है, ग्राम उद्योग का, तो इसीलिए उन्होंने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा गया? महात्मा गांधी जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को बहुत ही अहिंसावादी तरीके से आज़ादी दिलाई, और भारत के प्रत्येक वर्ग को आपस में जो है जोड़ने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये लिखित है, कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। इसमें 6 जो है महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 10 कर्तव्य दिए गए हैं, विस्तृत है, 395 इसमें जो हैं अनुच्छेद हैं, और इसके अलावा वैसे तो इतने सारे बहुत हैं, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है इसमें, और जो धर्मनिरपेक्षता के अभिलक्षण को अपनाया गया है। उसके बाद है बड़ा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क थे, उदाहरण दीजिए, और हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार है। ये क्वेश्चन बेटा शिल्प उत्पादन वाला पिछले साल भी आया था, और हम अपने सैंपल पेपर में भी इसका बार बार जिक्र करते रहे हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या। वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली वो नया धर्म नहीं बल्कि एक नया पंथ स्थापित करना चाहते थे। एक लोगों को नया राह दिखाकर, सत्य का मार्ग दिखाकर, और आडंबरों को और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। या फिर आप लिख सकते हैं क्यों और किस प्रकार से शासकों ने न्यायनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? क्योंकि शासक जानते थे कि न्यायनार और सूफी संत जनता में बहुत ही प्रिय हैं, और जनता पर शासन करना इससे आसान हो सकता है। दूसरा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके जैसे कि दरगाहों पर दान देना, न्यायनार संतों की मूर्तियां स्थापित करना,
और न्याना संतों के लिए मंदिर बनवाना, ऐसे प्रयास किए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी हम पहले ही बता चुके थे। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार के कदम और 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, जहाँ एक पहरा है आपके पास। देखिए पहरे को समझिए, हम पढ़ेंगे साथ में। घोंसले से निकलता पक्षी, ये रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। रिहला एक बुक है जिसे इब्न बतूता जी ने लिखी। मैं अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ, मतलब मैं तंजीर से चल पड़ा विश्व भ्रमण के लिए। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर के एक अति प्रभावी आवेश और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतकरण, मेरे मन में थी, उससे प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी आयु 20 वर्ष की थी और इब्न बतूता 1954 में घर वापस पहुंचा और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों, अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही समझ कर लिखने के वाले हैं, इसीलिए इनको केस स्टडी कहा जाता है। रिहला क्या है? रिहला एक इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक है। दूसरा, इब्न बतूता अपनी यात्रा के लिए अकेला क्यों निकल पड़ा? क्योंकि वो पुण्य स्थानों को देखना चाहते थे और वो अपने अंदरले अति प्रभावी आवेश और पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा से अकेले ही निकल पड़े। तीसरा है, इब्न बतूता अपने देश कब वापस गए? 1354 में। उस समय उनकी आयु कितनी थी? अब देखिए, जब वो निकले तब कितनी थी? 22। और जब वो कितने साल की यात्राएं की? 30। तो 30 और 22 कितने हो गए? 52। इट मीन्स कि वो लगभग 52 वर्ष जब वो पहुँचे तो वो 52 वर्ष उनकी जो थी आयु थी। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? तंजीर में। उसके बाद बेटा आपके पास पैरा नंबर 32वां क्वेश्चन है, जिसमें है नगद या जींस। जींस फसल को कहा जाता है बेटा। आईन अकबरी से लिया गया एक अनुच्छेद है, अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत ना डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। ये बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला तरीका है कनकुत। हिंदी जुबान में कन का अर्थ होता है अनाज और कुत का अर्थ होता है अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आंकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा तरीका है बटाई का, जिसे भावली भी कहते हैं। इसको फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरा है खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते थे। चौथा है लोग बटाई। खेत बटाई के बाद लोग बटाई। फसल काटने के बाद इसका ढेर बना लिया जाता है और फिर वो उसे अपने में बांट लेते हैं। हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। देखो, फसल को कौन से 3 पुलिंदों में? अच्छा, मध्यम और बदतर। ठीक है। फसल बांटने का चौथा तरीका कौन सा है? लोग बटाई, जिसमें वो अपने अपने घर ले जाते हैं। कन कुत का अर्थ क्या है? कन का अर्थ अनाज है, कुत का अर्थ है अंदाजा। और भावली किसे कहा गया? बटाई प्रथा को भावली कहा गया है। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन। ये एक्चुअली जो दक्कन विद्रोह हुआ था, दक्कन दंगे थे, सूपा से शुरू हुए थे। देखो कितनी समझदारी का, भाई बहुत समझ कर इस पहरे का आंसर देना होगा। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा।
शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे उस उपद्रव का पता चला। एक शाहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया। उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्तर, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिए गए, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया गया और अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई। शाहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 16 मई 1875 को कौन सा वार था? 15 को यहाँ लिखा हुआ है शनिवार, इट मीन 16 को जो था वो था रविवार। उपद्रव कहाँ हुआ? इसका सही आंसर आएगा सुपा में। सुपा, पूना लिख सकते हो। फिर है सड़कों पर क्या जलाया गया? सड़कों पर खाते पत्तर, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जलाए गए। उपद्रव के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर है 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद है राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपने स्थान दिखाने हैं। दांडी गुजरात में बेटा, जहाँ चिड़िया सी बनी होती हैं। अमृतसर पंजाब में, अशमक जो है महाराष्ट्र में आएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में और बोध गया जो है वो बिहार में। हमने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ये नक्शे में करवाए हुए हैं और इतना आसान पेपर है, मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस आती रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।